हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा आज की बात में अबाउट बाई इलेक्शंस इन यूपी और उसके साथ जो दो स्टेट्स में महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में भी तो कुछ बात होगी। देखिए, जो देखने में आ रहा है इसी वक्त नहीं, काफ़ी दिन बहुत पहले से, कि पॉलिटिक्स हैज़ नो मोरालिटी बट अपॉर्चुनिज्म। पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी आइडियोलॉजी, वी हैव नो मोरालिटी। सिर्फ और सिर्फ मकसद सीट जीतने का, हुकूमत बनाने का, राज करने का और लूटने का, ये है। अब आप देखिए, अपोजिशन भी, यानी जो लोग एनडीए में नहीं है वो सब लोग मॉरलिटी की बात करते हैं, इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इफ़ यू सी इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट ट्रू। बीजेपी खुल करके अपनी बात कर रही है और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज अपने तरीके से बात कर रही है। और जहाँ तक बीजेपी का जीतने का है, मोदी जी के पास तो एक ही जादू है, इसमें वो कामयाब है। मैं नहीं कह सकता वो दिल से भी ऐसे ही हैं, लेकिन पब्लिक को इकट्ठा करना है, पावर कैप्चर करना है, इलेक्शन जीतना है, उसमें हर तरह की टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं, चाहे आपका उसमें यकीन हो या ना हो। यहाँ तो क्या अमेरिका में देख लीजिए, जो दुनिया को मॉरलिटी सिखाते हैं, डेमोक्रेसी सिखाते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वहाँ ट्रम्प साहब क्या कार्ड खेला उन्होंने कि 46 लाख हिंदू वोटर्स हैं, उनका वोट लेने के लिए आपने गेम खेल दिया बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जुल्म का। नो डाउट अगर बांग्लादेश में जुल्म हुआ तो वो गलत हुआ। वी कंडेम्ड अर्लियर एंड इवन नाउ वी कंडेम वेरी स्ट्रांगली कि अगर कहीं माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, ज़ाहिर हिंदू है, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का धर्म होना चाहिए। और जब वहाँ थोड़ी शांति आई तो उन्होंने कोशिश भी की है, जो वहाँ के टेकर पीएम कहिए या जो भी कहिए, यूनुस साहब हैं, वो हिंदू लोगों से मिले भी, उनके घरों पर भी गए और उन्होंने यकीन भी दिलाया कि मुल्क सबका है, सबकी बराबर हिस्सेदारी है, सबके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे और आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। इस हद तक उन्होंने सब किया। तो ट्रम्प साहब जब वहाँ की बात कर रहे हैं या हिंदू के ऊपर जो जुल्म थ्रू आउट वर्ल्ड हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, एक तो ये बताएं और कहाँ हो रहा है। दूसरी चीज़, उस वक्त उन्हें गाज़ा याद नहीं आया, जहाँ इनोसेंट बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की रोज़ाना जेनोसाइड हो रहा है। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट्स आर बीइंग किल्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, उसकी बात वो नहीं करेंगे। वो सिर्फ चूँकि उनके सामने इलेक्शन है, जबकि उनकी पॉलिसीज जो हैं अगर वो आ गए तो उनसे सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान का होगा। वो पहले भी कहते थे और ये सही है कि मोदी जी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, टर्म्स एंड कंडीशन हैं, लेकिन वो ये भी कह चुके अमेरिका फर्स्ट, और उस अमेरिका फर्स्ट में सबसे पहले नुकसान सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का होगा। एक इलेक्शन जीतना है तो एक ट्रम्प कार्ड उन्हें खेला है, नाम भी ट्रम्प है। वही सब जगह हो रहा है। यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं,
इवन दे आर नॉट सेकुलर। एक बहुत बड़ा धोखा है, झूठ है। एक्सेप्ट राहुल गांधी और फ्यू मोर ऑफ कोर्स उनके साथ, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है जो होना चाहिए, जो मुल्क की पॉलिटिक्स को चैनलाइज कर सके। अकेले राहुल क्या करेंगे? ये 10-20 लोग उनके साथ हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। उनकी पार्टी में भी वही कम्युनलिस्ट भरे हुए हैं, उन्हीं का कंट्रोल है। जो आपका मध्य प्रदेश में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, जो हिमाचल में हो रहा है, वहाँ कांग्रेस के जो सोकाल लीडर्स हैं उनका असल चेहरा लोगों के सामने आ गया। कमलनाथ क्या है? ही इज वर्स देन RSS एज फार एज मुस्लिम्स आर कंसर्न। दूसरी चीज़, हिंदूज के लिए या इन सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक तो सबसे पहली बात ये है, जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी सोच ये है कि आइदर वी और बीजेपी, या तो हम आए या बीजेपी आए, कांग्रेस ना आए। कांग्रेस को वीक करके रखना, जबकि कांग्रेस खुद RSS के चुंगल में रही 60 साल तक, लेकिन अब राहुल गांधी ने उसे एक नई डायरेक्शन दी, एक अच्छी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात की, उन्होंने जस्टिस टू एवरीबॉडी की बात करी, तो उससे लोग प्रभावित होकर के उनके साथ आ रहे हैं। रही दूसरी पार्टीज के लिए, दे नो प्रॉब्लम, उनके लिए कांग्रेस या बीजेपी में कोई फर्क नहीं। और आप इसलिए देखते हैं कि रात को वो कांग्रेस से सोता है और मॉर्निंग में उठता है तो वो बीजेपी में चला जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडियोलॉजी। सबसे ऊपर उनका अपना इंटरेस्ट है। अब आइए मुसलमानों के ऊपर, किसी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी को मुसलमान वोट की ज़रूरत है, लेकिन मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। अभी जो बहराइच में हुआ सबके सामने है कि एक तो ये कि जल्लूस निकालिए, नो प्रॉब्लम, मुस्लिम सब नो ऑब्जेक्शन। जल्लूस निकालना या वो जो आप मूर्ति विसर्जन के लिए ले जा रहे थे, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आपका मज़हब का हिस्सा है। लेकिन उसे इस्तेमाल करें आप हेट्रेड और मुसलमानों को गाली देना और अब्यूज़ करना और डीजे बजा करके उनकी मस्जिदों और मोहल्लों में जा कर के नंगा नाच करना, ये तो जायज़ नहीं है। और यही हुआ वहाँ कि एक मुसलमान था, आप उसके घर में घुसते हैं, उसकी छत पर चढ़ते हैं और उसके झंडे को उतार करके उसने एक ग्रीन झंडा, चूँकि हमारे प्रॉफिट का बर्थडे था उससे कुछ दिन पहले, और ग्रीन झंडा उन्होंने लगाया हुआ था, वहाँ भगवा लगाया, उनके गोली मारी। नो डाउट गोली मारना एक कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत से सवालात आ रहे हैं कि किसने मारी। ख़ास तौर से इस बात से जो बीजेपी के MLA ने FIR करी कि उनके बेटे के ऊपर गोली चलाई गई, तो जाहिर है उनके बेटे के ऊपर जो जुलूस में था किसी मुसलमान ने तो नहीं चलाई। उनने नाम तक दिए कि बीजेपी के लोगों ने चलाई, चूँकि वो चाहते थे कि कोई बड़े आदमी का बेटा अगर मारा गया तो फिर तो हमें एक बवाल और उठाने में हमें आसानी होगी। और ये बात भी सामने आई कि साहब हम तो इससे महाराजगंज को सब ख़त्म कर देते, हमें पुलिस ने 2 घंटा टाइम दिया था, उसकी कोई बात नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, और आप एक तरफा गिरफ्तारी मुसलमानों की कर रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर आई है सो कर सेकुलर? किसने वहाँ सच बात बोलने की हिम्मत की है? कौन उन मुसलमानों से जिनके घर दुकानें जला दी, घर जला दिए, गाड़ियाँ जला दी, उनके पास गया? कोई नहीं। चूँकि इन्हें भी दिखता है, मैं समझता हूँ सही दिखता है कि उन्हें हिंदू वोट चाहिए, उन्हें ख़तरा ये कहीं हिंदू को वोट ना चला जाए। तो अगर यही पॉलिटिक्स करना है तो फिर मुसलमान को आप साथ क्यों लेते हैं? मुसलमान को धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं आप? उन्हें झूठा यकीन दिलाते हैं।
बल्कि आप तो खुश होते हैं जब मुसलमान मरता है कि अब ये जाएगा कहाँ, अब तो ये बंदवा मजदूर है, वोट तो हमें ही देगा। तो ये मुसलमानों की समझ में आना चाहिए। जो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के मुस्लिम लीडर्स हैं, ये कुछ नहीं सिवाय दलाल के, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन। जैसे बर्ग साहब थे, ही वॉज ग्रेट मैन, ऐसे कुछ और हैं दो चार, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दैम उनका पर्सनल इंटरेस्ट अबाउट द कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी की बात ही नहीं करते, वोट भाई के नाम पर मांगते हैं। जब इलेक्शन लड़ते हैं कि भाई है भाई है, यानी मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान वोट दें, क्यों दें? तो मेरा ये कहना है कि मुसलमान को होश में आना चाहिए। बहुत हो चुकी, उनकी लिंचिंग हो रही है, पुलिस कस्टडी में वहाँ उनका कत्ल हो रहा है, जेल में उन्हें जहर दे करके मारा जा रहा है, उन्हें गाड़ी में सीट से बांध करके जिंदा जलाया जा रहा है। क्या कोई पार्टी सड़क पर आई? नहीं आई। तो आप ये समझिए कि आपका तो और बुरा हाल होना है आगे। दूसरी तरफ कि बटोगे तो कटोगे, ये किसके लिए है मैसेज? कौन बटेंगे? आप तो 85% है, मुस्लिम को तो आप 15% कह रहे हैं, तो फिर बटोगे तो कौन काटेगा? आप तो बटकर भी 25-30% रहेंगे। अव्वल में तो आप बट नहीं रहे। आपने इतनी बड़ी पॉलिटिक्स की कि जिन लोगों को आप अपने साथ खाना नहीं खिला सकते, बैठा ही नहीं सकते, मंदिर में नहीं जाने देंगे, कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, उन्हें भी आपने हिंदू बना लिया और अपना वोटर बना लिया। तो देखिए, मुसलमानों को चाहिए, ये भूल जाइए कि आज दूसरे पिट रहे हैं आप, कल को आपका भी नंबर आएगा। तो ये बात जो योगी जी ने कही है हिंदूज के लिए, बटोगे तो कटोगे, ये बात उन पे तो उतनी नहीं, चूँकि इट इज़ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी, लेकिन ये आपके ऊपर बिल्कुल जायज़ है मुसलमानों के कि तुम बटोगे तो कटोगे, और बट रहे हो और कट रहे हो, और कोई आपका पुरसाने हाल नहीं है जो आपका असर हो रहा है। और ये भूल जाइए, आगे आने वाले टाइम में इससे बदतर होगा। और ख़ास तौर से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चोर किस्म के सेकुलर पार्टीज़ के मेंबर मुसलमान, जिन्होंने दुनिया भर की वेल्थ इकट्ठी कर ली, आजम खां का देख रहे हैं क्या हो रहा है सबके सामने। क्या एरोगेंस थी? क्या अपने को मुसलमानों का लीडर मान? उन्होंने प्रोजेक्ट किया गया था समाजवादी से। ही वॉज नॉट ए लीडर ऑफ मुस्लिम्स, ही वॉज द लीडर ऑफ समाजवादी पार्टी। एक मैं बार बार पहले भी कह चुका, वो सिद्दीकी साहब थे बीएसपी में। ही वॉज मेड एज मुस्लिम फेस द मोस्ट करप्ट पर्सन। क्या हुआ? अब कांग्रेस में आए, कांग्रेस भी उन्हें यूज कर रही है। कांग्रेस वालों को ये सोचना चाहिए कि मुसलमान पागल नहीं है, वो थोड़ा कमज़ोर है, या वो भी उतना ही बेईमान है जितने बेईमान आप हैं। वो अपना काम निकाल रहा है आपके साथ आकर के। ही नॉट लॉयल टू यू। तो आप पे कोई चारा नहीं, आप अपनी लीडरशिप कायम कीजिए, अपनी पार्टी कायम कीजिए, और वो ऑलरेडी है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को हिंदू नहीं, मेजॉरिटी ऑफ दीज सेकुलर पार्टीज के मुसलमान बीजेपी की बी टीम कहते हैं। इन शैतानों में हिम्मत नहीं है किसी इशू पर बोले, पार्लियामेंट या असेंबली या पब्लिक में, और ये उसे कहते हैं बी टीम। याद करिए, पिछले इलेक्शन में बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के 5 कैंडिडेट जीते। जब वहाँ स्पीकर का इलेक्शन हुआ, उन 5 एमएलए ने आरजेडी के साथ, यानी लालू की पार्टी के साथ मिलकर के वोट किया। और अभी भी असदुद्दीन ओवैसी से बात जब हुई प्रेस वालों की महाराष्ट्र में कि साहब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप
जो एनसीपी शरद पवार, ठाकरे जी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसे सपोर्ट करेंगे या दूसरे को। उन्होंने खुल के कहा कि मैं इन्हें शरद पवार जी का जो कांग्रेस का और ठाकरे का जो है गठबंधन उसे सपोर्ट करूंगा। लेकिन ये मुसलमान लीडर अपनी लीडरशिप कायम रखने के लिए, अपने पर्सनल एजेंडे को पूरा करने के लिए थकते नहीं उसे बी टीम कहने से। द वे ही स्पीक्स, आप ये बताएं, जो इस वक्त बिल आ रहा है, आपका आने वाला है वक्त प्रॉपर्टी का, क्या समझते हैं? अपोजिशन पार्टी बिल्कुल लड़ रही है, ख़ासतौर से कांग्रेस, लेकिन वो सिर्फ इसलिए लड़ रही है कि अगर ये आसानी से पास हो गया तो फिर इनकी मट्टी कुट जाएगी, आगे सैकड़ों बिल और आएंगे जो इन्हें ख़त्म कर देंगे। चूँकि ये पहला बिल था तो इन्होंने इस पर जान लड़ा दी। वो आपकी मोहब्बत में नहीं लड़ाई, बल्कि अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए लड़ाई, और वो भी मोदी हैं। मैं नहीं समझता, जबकि हज़ारों पटिशन्स दायर किए और बिल्कुल नाजायज़ और क्रिमिनल एक्ट होगा वक्फ बोर्ड पे कब्ज़ा करना गवर्नमेंट का, लेकिन उनका एक ही एजेंडा है कि मुस्लिम इदारे को या तो ख़त्म बर्बाद कर देना है या उन पर कब्ज़ा कर देना। वो कहते 5.5 लाख एकड़ या कितनी वक्फ बोर्ड के पास है, वो इसकी बात नहीं करते कि उसकी डबल सिर्फ साउथ के मंदिरों के पास है ज़मीन। एक माहौल बनाया गया, और ये माहौल बनाया गया कि साहब कल को तो वो हमारे मंदिरों को भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा बता देंगे, हमारी फलाह को भी, हमारी कोर्ट। ऐसा ना कभी हुआ ना होगा, लेकिन उनका एजेंडा है, उन्हें कब्जा करना है इस पर। मैं नहीं समझता कि वो इस सब जो ये चल रहा है, जो कमेटी बनी हुई है, कि इसका कोई असर होगा, क्योंकि इसके जो चेयरमैन उन्हीं के बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ चुके हैं। सो नथिंग इज गोइंग आउट टू हैपन। आई थिंक इट विल पास, मेजोरिटी उनके पास है। उसी तरह से अब सबसे बड़ा डेलिकेट मामला है, मुसलमानों को जानना चाहिए, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। इसका माइनॉरिटी करेक्टर का केस सुप्रीम कोर्ट में था, 7 जजेस बेंच बनी। 1 फरवरी को जजमेंट रिजर्व कर दिया गया। इसका मतलब ये कि 1 जनवरी के बाद उसमें एट ऑन इन कोई चेंज नहीं की जा सकती। और गवर्नमेंट ये हमेशा ये करती है कि कोई भी जजमेंट हो उसे रिजर्व करा करके 1 महीने में, 6 महीने में या 10 महीने में, जब वो समझती है उन्हें मैक्सिमम फ़ायदा होगा पार्टी को, तब उसे प्रोनाउंस कराती है। अब चूँकि चीफ जस्टिस साहब 10 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, 7 दिन का टाइम है, वर्किंग डे 4-5 है इसमें, लिहाजा दिस जजमेंट हैज़ टू बी प्रोनाउंस बिफोर हिज रिटायरमेंट। चूँकि अगर नहीं होता तो इसका मतलब वो जजमेंट ख़त्म हो माना जाता है नल एंड वाइड, और फिर नई 7 जजों की पीठ बनेगी, फिर दोबारा सुनवाई होगी एंड सो आई डोंट थिंक कि ये होगा, ये प्रोनाउंस करेंगे। और कोई मिरेकल हो गया तो शायद कुछ थोड़ा बहुत मुसलमानों के लिए उसमें गुंजाइश रखी जाए। अदरवाइज़ चूँकि बीजेपी को ये डर नहीं है, आप जिस धोखे में मत रहिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट में बड़े अच्छे दलीलें दी, बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया। बाबरी मस्जिद में क्या नहीं दिया था? बाबरी मस्जिद में तो चीफ जस्टिस कहता आया कि नहीं ये भी उनका है, ये भी मुसलमानों का है, ये भी नहीं, लेकिन आस्था के नाम पर दे दिया। तो आपने क्या दलीलें दी, कितने अच्छे वकील खड़े, इट डजंट मैटर। जजमेंट जो चाहेगी गवर्नमेंट ने, जो चाहा होगा वही आएगा। तो इसलिए बहुत ख़तरा है कि शायद अगर एडवर्स आया, आपके खिलाफ आया, तो
कम्युनिटी को जितना बड़ा नुकसान होगा वो दुनिया के किसी दूसरे एक्शन से नहीं होगा जितना बड़ा इससे नुकसान होगा। आपके आने वाली नस्लों का फ्यूचर। जो अलीगढ़ में लोग रह रहे हैं वो इसलिए रह रहे थे, बाहर के लोग आके सेटल हुए कि यहाँ एक बच्चों को पढ़ाने की एक सहूलियत है। देन दे विल हैव नो इंटरेस्ट, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं रहेगा, बल्कि लोग छोड़ के भागेंगे। तो इसमें आप बीजेपी को जिम्मेदार ना ठहराएं। कांग्रेस ने भी जो पहला एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, वो यही दिया था कि द यूनिवर्सिटी डज नॉट बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये पार्लियामेंट के एक्ट से पास हुई, लिहाजा इट इज़ ए गवर्नमेंट नेशनल यूनिवर्सिटी। लेकिन बाद में दबाव पड़ा था तो इन्होंने उस अपने एफिडेविट को चेंज किया था। तो बीजेपी के आने के बाद 14 के बाद इन्होंने वही जो ओरिजिनल कांग्रेस का अपना एफिडेविट था उसे ही रख दिया कि इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स। तो बीजेपी वही एजेंडे को आगे बढ़ा रही जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी। तो अब अगर वो आपके साथ मिलकर मातम कर रहे हैं तो आप उस पर यकीन ना करें, कोई आपके साथ नहीं है, नोबडी। आपको मालूम है हिमाचल में क्या हुआ है? हिमाचल में इतना दबाव, पहले तो असेंबली के अंदर कांग्रेस का मिनिस्टर कहता है कि वो मस्जिद टूटनी चाहिए, और फिर ऐड करता है हमें योगी का मॉडल लाना पड़ेगा यहाँ। राहुल गांधी और खड़गे जी ने नो डाउट उससे बात करी, लेकिन बात करने से वक्ती तौर से टल गया मामला, या वो चुप हो गए। लेकिन क्या उनकी सोच बदल गई? बिल्कुल नहीं। फिर हुआ ये कि मुसलमान चूँकि वहाँ 2-3% है, उन पर इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने खुद कहा कि हम तोड़ देते हैं, तोड़ दिया। और उसकी सराहना हो रही है कि देखो मुसलमान कितने समझदार हैं। तो अरे उन्होंने मजबूरन तोड़ा, उन पर कोई ऑप्शन नहीं था। तो भाई आपको तो पिटना ही पिटना है, और पिटना जो है आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आपको अपने बलबूते पे आगे बढ़ना है और अपने को प्रोटेक्ट करना है, अपने को डिफेंड करना है। यू नीड ए सेल्फ डिफेंस। डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी एल्स। तो यू शुड यूनाइट। जो योगी जी ने कहा वो उन पे नहीं बल्कि आप पे वैलिड है कि बटोगे तो कटोगे। आप ये शिया सुन्नी करना छोड़ दीजिए, देवबंदी बरेलवी करना छोड़ दीजिए। ऑल आर मुस्लिम्स। जैसे मैं पहले भी बार बार कहा, मैं एक सुन्नी मुस्लिम हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मेरे लीडर थे कल्ब सादिक साहब। दुनिया के मैप पर मेरे लीडर हैं ईरान, नोट सऊदी अरब। तो ये शिया सुन्नी नहीं चलेगा। और नदवी साहब का सुन लीजिए आप, सलमान नदवी साहब के बाद अलीगढ़ में भी आए थे, वहाँ भी उनका इंटरफेथ ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था जिसमें बहुत लोग आए थे, बड़े बड़े विद्वान हर रिलीजन के। उन्होंने वहाँ पब्लिकली कहा that the Muslim of the whole world is behind Iran and they consider Iran to be their leader. और अब शिया सुन्नी कुछ नहीं चलेगा, all are Muslims. And I will say even Shias are better than us, चूँकि हम बेलगाम हैं। उनके यहाँ एक लीडरशिप है, इमाम है, वो सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं, उसे लोग फॉलो करते हैं। आप तो बेलगाम, बगैर नाथ का जो बैल कहलाता है, जिधर चाहे दौड़े, जो चाहे बोले। आपके यहाँ कोई नहीं आपको गाइड करने वाला। तो मरना तो है ही है, लेकिन मरिए तभी दुश्मन को मार करके मरिए। कब तक आखिर ये होता रहेगा एक तरफा? जब आपके ऊपर लिंचिंग हो रही तो आप चुप, आपको जलाया जा रहा तो आप चुप। हाँ, ये ज़रूर है कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज आर रियली मच बेटर देन मेजॉरिटी ऑफ अस। सब मुसलमान अच्छे नहीं हैं, हम में भी एक से एक बड़ा क्रिमिनल पड़ा है, गलत हेट्रेड क्रिएट करने वाला, उनमें भी वैसे ही।
तो उन सबको भाई मानिए, बड़ा भाई मानिए, उनसे दोस्ती करिए और कोई ऐसी हरकत ना करिए जो उनके सेंटिमेंट्स के ऊपर कोई असर पड़े। तो मुझे यही सब बातें आपसे करनी थी और आपको बतानी थी। अब जैसे कुछ चैनल्स, कुछ हिंदूज कहते हैं कि 1940 तक मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाएंगे। अरे जो रेट ऑफ ग्रोथ है हिंदूज और मुसलमान का, अगर आप उसे चेक करिए तो 200 साल में भी मुसलमान मेजॉरिटी नहीं हो सकता, 200 साल। लेकिन अजीब व गरीब, कभी आप मदरसों पर अटैक करते हैं, कभी मस्जिदों पर अटैक करते हैं, कुरान के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, प्रॉफिट के बारे में जो चाहे कह रहे हैं, कभी पसमानदा के नाम पर आप कौम को लड़ा रहे हैं। तो मुसलमानों को मेरी अपील यह है कि आप होश में आइए और अच्छे काम के लिए एक साथ आइए। मैं नहीं कहता हूँ कि ओवैसी की पार्टी की हुकूमत बनेगी, लेकिन आपने देखा इस इलेक्शन में 24 की पार्लियामेंट, जिनकी 2 सीटें उन्हें 1 मिनिस्ट्री देनी पड़ी। ये सिचुएशन आ जाती है कि अगर किसी के 10 MP तो ही विल डोमिनेट, वो डिक्टेट करेगा। और डिक्टेट मीन्स डज नॉट कि आप गलत फेवर चाहें या अपने गलत कामों को कराना चाहें या अपने क्रिमिनल्स को छुड़ाना चाहें। नो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको हक दिया है वो आपका हक आपको दिलाया जाए। तीसरी चीज़, अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में 4 लाख या 3 लाख मुसलमान हैं तो याद रखिए, अगर उनमें से 1 लाख मुसलमान भी एक लीडर के पीछे आ गए तो हर पार्टी आपके दरवाजे पर आएगी कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आप ये बताइए हमसे आपको चाहिए क्या। अब तो ये हो रहा है कि इन्हें पिटने दो, इन्हें मारो, इनका नाम ना लो, ये जाएंगे कहाँ? वोट तो हमें ही देंगे। तो आप वोट भी दे रहे हैं, आपसे हेट भी की जा रही है, आपको करीब ही नहीं लाया जा रहा, आपका नाम नहीं लिया जा रहा। तो जब पिटना ही है तो पीट के पिटिए, एक तो मरना है तो मार के मरिए। और वो तभी मुमकिन है जब आपका एक लीडर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी है, नोबडी एल्स। फॉर एग्जाम्पल ये मदनीस हैं, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। ये क्या है? ये तो एजेंट है RSS के। ये कौम को इन्होंने धोखा दिया, कौम को देवबंदी और बरेलवी के नाम पे बांटा। देवबंद इज थॉट ऑफ स्कूल, एक स्कूल है जिसमें एक रिलीजन को पढ़ाया जाता, बताया जाता, लेकिन इन्होंने हेट्रेड क्रिएट कराई। और 9 जो देवबंद सेक्ट कहिए या जो भी है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दीज मदनीस जो अपने घर में शांति न रख पाए, जो चाचा भतीजे एक दूसरे की जान लें, जो आपस में समझौता ना कर पाए वो दूसरों का समझौता कराएंगे। सो दीज आर क्रिमिनल्स। महमूद मदनी जो कहता है ओवैसी के बारे में, उसे शर्म आनी चाहिए। वो तो खुद दलाल है, हर पार्टी पे जाता है कि राज्यसभा में भेज दो। आप तो अल्लाह वाले हैं, आप तो देवबंद सेक्ट के मालिक हैं, आपके हज़ारों मदरसे हैं और आप राज्यसभा में जाके क्या करेंगे? तो ये धोखेबाज हैं। इन मौलवियों के इस तरह के उन्माद से आप बचिए। इन्होंने ही बर्बाद किया इस्लाम को और मुसलमान को। ये कहते हैं शाह तो हिंदू से बदतर है। अरे हिंदू भी बदतर नहीं है और शाह भी बदतर नहीं है। बहुत से हिंदू हमारे बहुत से मुसलमानों से कई हज़ार गुना अच्छे हैं। और रहा शाह का, दे आर बेटर मुस्लिम देन अदर्स। तो आप अपने को सिर्फ मुसलमान कहिए, कुरान को मानना, हुजूर को फॉलो करना उनकी ज़िंदगी को, और अल्लाह पे यकीन करना। दीज आर द 3 बेसिक ऑफ इस्लाम। इसे सब मानते हैं तो दे आर ऑल मुस्लिम। और अब ये नहीं चलेगा, ये दलाली। अभी क्या हो रहा है? आप मायावती के साथ हैं, आपको शर्म नहीं आती? मायावती कभी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती, लेकिन अब उस पर दबाव पड़ा, चूँकि बीजेपी चाहती है हम 9 की 9 सीट जीतें।
मोहतरमा ने 9 जगह अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए और मुसलमान ही खड़े किए जहाँ मुसलमान मेजोरिटी है। पैसा भी लिया और मुसलमान वोट को तोड़ना भी है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपने पिछले इलेक्शन में भी देख लिया, बीएसपी को एक सीट ना मिली और बहुत बड़ा डैमेज तो किया है, लेकिन बहुत बड़ा डैमेज नहीं कर पाई। अभी भी वो डैमेज करने के लिए खड़ी है, वो जीतने के लिए नहीं खड़ी है। तो मुसलमान कम से कम ये तो करें कि जो बीएसपी से मुसलमान टिकट लेके खड़ा हुआ है उसे 0 कोई वोट ना दे। और अगेन मजबूरी है, जो भी समझिए, जो भी इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है उसे दे। लेकिन यहाँ सीट बंटवारे में एक बात और कहूँगा कि इस 9 सीट में अगर इंडिया गठबंधन मीन्स ओनली समाजवादी, नोबडी एल्स, अगर ये ख्वाब देखते हो कि हम 8 सीट जीत जाएंगे तो धोखे में है। इनकी 3 या 4 सीट आएंगी। कांग्रेस को आपने मजबूर कर दिया, ऐसे हालात क्रिएट कर दिए कि उन्होंने कहा सब पर आप लड़ लीजिए, लेकिन ये उनके दिल की आवाज़ नहीं, उनके वर्कर्स के दिल की आवाज़ नहीं। राहुल गांधी लाल हार्टेड है, उसने आप सब आपके ऊपर छोड़ दिया और आप नाच रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेसी उस दिल से आपके साथ खड़ा होगा जो उसे खड़ा होना चाहिए था और खड़ा होता। आप का हाल ये कि महाराष्ट्र में आप 12 सीट मांगते हैं, यानी आप यूपी में जिस वोट के ऊपर आप अपने बहादुरी दिखाए वो वोट तो आपके पास है ही नहीं अब। तो यहाँ अखिलेश जी को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। नो डाउट अखिलेश जी की पार्टी बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है और वो शिवपाल जी के और मुलायम सिंह नेताजी के एफर्ट्स की वजह से बनी, और वो बनी विरासत आपको मिल गई अखिलेश जी। तो अखिलेश जी इसे संभालिए, सबको साथ लीजिए, और अगर वाकई आप ईमानदारी के साथ आगे चलेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है अखिलेश। तो ये मुझे कहना था कि मुसलमानों को वो आपकी फिर लीडरशिप जो होगी, मुस्लिम लीडर, वो तय करेगी हम किस पार्टी को से अलायंस करें, किसे वोट ट्रांसफ़र कराएं। जाहिर है वो तो सब जगह नहीं लड़ेंगे, ना वो इस हैसियत में होंगे कि जीते, लेकिन कम से कम वो नेगोशिएट तो करेंगे, लोग उनके पास तो आएंगे, कुछ अपनी कंडीशन तो जायज़ रखेंगे। ये तो नहीं होगा जो अब हो रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपना झंडा, अपनी पार्टी, अपना लीडर कायम करें, और जो ऑलरेडी है ओवैसी के पीछे आइए। ही विल लीड द कम्युनिटी, ही इज़ द वॉइस ऑफ मुस्लिम। थैंक यू वेरी मच।